नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अमेरिका के सिएटल शहर में जातिगत भेदभाव को अवैध घोषित कर दिया गया है। यह क्रांतिकारी कदम उठाने वाला सिएटल दुनिया का पहला शहर बन गया है। दिलचस्प यह है कि इस क्रांतिकारी कदम की शुरुआत अमेरिका में बसे एक भारतीय के माध्यम से हुई है। लेकिन भारत की सियासत हो या भारत का समाज, वहाँ आज भी जातिवाद इतनी मजबूती से अपनी जड़ें बना चुका है कि अब छोटे छोटे कुनबों में जातियां खड़ी होने लगी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को तिवारी बताया जाने लगा है। सरदार पटेल पटेलों के लिए आरक्षित हो गए हैं। अंबेडकर दलितों के लिए विशेष बन गए हैं। चरण सिंह जाटों के नेता होकर के रह गए हैं। इस लिहाज से देखें तो तमाम बड़े बड़े लोग जो हमारे प्रेरणा पुरुष हैं, वो जातियों के खांचों में इस तरह फिट कर दिए गए हैं कि उनका कद बहुत छोटा हो गया है। यूं तो भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई। मध्यकालीन, आरंभिक, आधुनिक और आधुनिक भारत विशेष रूप से मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज में विभिन्न शासकों व अभिजात वर्ग द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया। ब्रिटिश राज में 1860 और 1920 के बीच अंग्रेजों ने भारतीय जाति व्यवस्था को अपनी शासन प्रणाली में शामिल किया। 1920 के दशक के दौरान सामाजिक अशांति के कारण इस नीति में बदलाव आया। तब औपनिवेशिक प्रशासन ने निचली जातियों के लिए सरकारी नौकरियों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करने की नीति की शुरुआत की। आगे चलकर 1948 में जाति के आधार पर नकारात्मक भेदभाव को कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। 1950 में भारतीय संविधान में इसे और भी स्थापित कर दिया गया। जातियों के लिए आयोग, जातियों के अलग अलग तरह के वित्त पोषण, जातियों की सियासत, जातियों के दल और जातियों के नेता के साथ ही साथ आरक्षण जैसी तमाम सुविधाओं ने भारत में जातीय संरचना और जातीय ढांचे को बेहद मजबूत किया है। इन सब ने जातीय भेदभाव को और व्यापकता दी है। संविधान का अनुच्छेद 15 जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता की प्रथा को अवैध घोषित किया हुआ है। 1955 में देश में अस्पृश्यता अधिनियम लागू किया गया। 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम पारित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना होगा। राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा दे। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों को सामाजिक अन्याय और समाज में सभी प्रकार के शोषण से बचाने की जिम्मेदारी राज्य की है। भारत सरकार आधिकारिक और ऐतिहासिक रूप से भेदभाव वाले समुदायों जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पदनाम के तहत अछूतों और कुछ आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता देती है। भारत ने अपने आर्थिक और सामाजिक मुख्यधारा में गरीबी और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी शामिल करने की कोशिश की है और शामिल करके इसकी व्यापकता को विस्तार दिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए संसद द्वारा कई अधिनियम पारित किए गए हैं। नागरिक अधिकारों का संरक्षण 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में दलितों के खिलाफ अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए कई विशेष अदालतें और फास्ट ट्रैक के कोर्ट स्थापित किए गए हैं। भारत में बीते 100 वर्षों में जाति एकजुटता में वृद्धि हुई है। जातीय एकजुटता ने समाज को मजबूत नहीं किया है, बल्कि समाज को छोटे छोटे कुनबों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे समूहों में बांट करके खड़ा कर दिया है। अब इन समूहों और इन कुनबों के हित आपस में टकराने लगे हैं। समाजशास्त्री जीएस घुरे ने 1932 की शुरुआत में यह तर्क दिया था कि जाति के पदानुक्रम पर हमला भारत में जाति का अंत नहीं है,
बदले में जाति एकजुटता की एक नई भावना उत्पन्न हुई है, जिसे जाति भक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन के तहत भारत में पिछड़े वर्गों के लोगों को काफी रियायत दी। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए पारंपरिक जाति समूहों ने एक दूसरे के साथ गठजोड़ किया। इस प्रकार बड़ी संस्थाएं बनाई, जिसने जाति समूहों और गठबंधनों की नींव रखी, जो आज भी एक ही जाति के लोगों को साथ जुटाना जारी रखे हुए है। भारत का प्रत्येक राजनीतिक दल जातिगत भेदभाव की खिलाफत करता है, समान समाज की वकालत करता है, लेकिन सभी दल जातिगत भेदभाव को समर्थन, आधार और वोट में भुनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लगभग सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल जातिगत आधार की राजनीति करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से भारत की राजनीति भाषा, धर्म, जाति और जनजाति इन चार तत्वों से पूरी तरह से बंधी हुई है और ये एक तरह से निर्णायक तत्व हो रहे हैं राजनीति के। भारतीय राजनीति के शुरुआती दिनों में भाषा ने राज्यों का निर्माण किया और बाद के सालों में जाति ने राजनीति को सक्रिय रूप से प्रभावित करना शुरू कर दिया। भारतीय लोकतंत्र के शुरुआती दिनों में राजनीतिक रूप से जातिगत पहचान इतनी अधिक कभी विकसित नहीं हुई थी। यह राजनीतिकरण ज़्यादातर भारत के दक्षिण हिस्से में शुरू हुआ, जहां ब्राह्मणों और पारंपरिक उच्च जातियों का प्रभुत्व 1960 और 1970 के दशक तक समाप्त हो गया था। 1980 और 1990 के दशक तक जाति कथा का राजनीतिक संस्करण उत्तरी भारत में पहुंच गया था, जहां से यह भारतीय राजनीति में चरम महत्व तक पहुंचा। जाति के विस्तार और जाति के गुटों में बंटने का यह सफर न केवल जारी है, बल्कि निरंतर चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है। भारत में राजनीति करने वाले लोग जो भारतीय संविधान की निरंतर बात करते हैं, दुहाई देते हैं, उन लोगों ने भले ही संविधान से सीखने का मन न बनाया हो, लेकिन सिएटल से ज़रूर उन्हें सीखना चाहिए कि ये जातियां और ये जो जातियों से उपजे भेदभाव हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहिए। देखना है क्या दुनिया का कोई और शहर या भारत का कोई शहर सिएटल की ओर कदम बढ़ाता है या नहीं, या यहीं पर जातीय भेदभाव को अवैध घोषित करने का सफ़र थम जाता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।